हे एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट कॉमर्स। सो आज की क्लास में जो टॉपिक को समझने वाले हैं, ये टॉपिक है हमारा केस नंबर 4, जिसमें कि बिल को जो है जब बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देते हैं तो उस टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसे हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना हेडिंग कर लो। उसके बाद देखो, आज की क्लास में हम जो ये टॉपिक को समझने वाले हैं, तो इस टॉपिक में हमारा जितना भी मतलब कॉन्सेप्ट है वो हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के साथ साथ ही हमारा कौन कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट डाउन कर लो कि जब आप बैंक में बिल जो हो वो भेजते हो कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, जब आप बिल को जो हो वो बैंक में भेज देते हो कलेक्शन के लिए। देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब ये है कि आप बिल को अपने पास तो रख रहे हो, मेच्योरिटी डेट तक आप खुद के पास ही रख रहे हो बिल, बट आपको डर है कि ये बिल कहीं आपसे गुम ना हो जाए, या आपको डर है कि कहीं ये बिल नष्ट ना हो जाए। अगर बिल नष्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर आपको उस डेटर से अगर आपको अमाउंट रिसीव ना हो तो आप उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए आप इस बिल को अपने पास तो रख रहे हो, बट अपने पास रख रहे हो मतलब इससे जो अमाउंट आपको रिसीव होना है मेच्योरिटी डेट के दिन वो तो आप ही को रिसीव होगा, बट आप बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड पे बिल को जो हो वो बैंक में जमा कर दे रहे हो। ठीक है, देखो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि देयर इज एक्स लिमिटेड, ठीक है, और ये एक ड्रॉवर है और इधर वाई है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है 10,000 रुपीज का। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होने के कारण से ही एक्स लिमिटेड ने एक बिल लिख के दिया है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड इस बिल को लिखने के बाद इसमें टाइम पीरियड जो है वो 3 मंथ्स के गिवन है, मान लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो इस बिल पे जो पेमेंट एक्स लिमिटेड को रिसीव होने वाला है, ये पेमेंट वाई 3 मंथ्स के बाद ही ना एक्स लिमिटेड को देने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बिल में साफ साफ लिखा है कि 3 मंथ्स के बाद ये बिल जो है वो पेबल है, एक्स वाई के लिए पेबल और एक्स लिमिटेड के लिए रिसीवेबल। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बिल जो है वो 3 मंथ्स के बाद ही पेमेंट करना है। तो इस बीच में एक्स लिमिटेड जो है ये बिल को रखता तो है अपने ही पास, अपने ही पास रखता है का मतलब ये नहीं कि अपने बुक में मतलब अपने रूम में अपने घर में रखे, ऐसा नहीं। मतलब ये है कि एक्स लिमिटेड इस बिल से 3 मंथ्स के बाद पेमेंट तो रिसीव करेगा, बट बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें इसे डर लग रहा है कि कहीं ये बिल मेरा गुम ना हो जाए या बिल कहीं नष्ट ना हो जाए, तो वो ये बिल को लेकर के जाता है बैंक के पास एंड बैंक में सीधा इसे जमा कर देता है और बैंक में बोलता है कि आप 3 मंथ्स के बाद इससे जब अमाउंट रिसीव होगा तो मुझे बता देना या फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो ये बैंक इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लेता, बल्कि ये बैंक का एक फैसिलिटी है जो बैंक सभी कस्टमर्स को अपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आप अपना चाहो तो बिल को जाकर के बैंक में जमा कर सकते हो। उसके बाद जो पेमेंट आपको होने वाला है वो आपके अकाउंट में जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से होता है। बिल को जब जो ड्रॉवर है वो अपने पास ना रख के बल्कि बैंक को भेज देता है उससे अमाउंट रिसीव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये बैंक जो है वो ड्रॉवर के बिहाफ में अमाउंट कलेक्ट कर लेता है ड्रॉवी से। ओके, आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से समझ लो, जब ड्रॉवर बिल को अपने पास नहीं रखता बल्कि बैंक में भेज देता है। लेकिन देखो, जो क्वेश्चन हमने समझा था, जब बैंक से डिस्काउंटिंग होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो ड्रॉवर है वो बिल को लेकर के बैंक के पास जाता है एंड उसी दिन उसे पेमेंट रिसीव हो जाता है बैंक से, और उसके बदले में बैंक उनसे कुछ चार्जेस कट करती है जिसे डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये केस नहीं है, ये केस अलग है। देखो क्या इस केस में बैंक में बिल लेकर के एक्स लिमिटेड जा तो रहा है, बट उसी दिन इसे पेमेंट रिसीव नहीं होने वाला। पेमेंट इसे कब होगा? जब 3 मंथ्स के बाद मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, उसके बाद ही इसे पेमेंट रिसीव होने वाली है। बट फिर भी ये बिल को वो अपने पास सेफ नहीं समझ रहा है, तो उसने बैंक में जमा कर दिया एंड बैंक को बोल दिया कि मेरे बिहाफ में आप इसे अमाउंट जो है वो रिसीव कर लेना आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं जब बिल जो है वो बैंक में भेजा जाता है फॉर कलेक्शन। ओके, व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो, इसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो समझेंगे ही इसका, पर हम इसे ना एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि पिछला क्लासेस में हम सभी ने पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझा, देन हम एग्जांपल बना रहे थे। तो ठीक है, बहुत सारे जनरल एंट्रीज में हमारे ऐसे भी होने वाले हैं जो कि हम पहले जानते हैं। तो जो एक
अकाउंट बस इसमें जो न्यू आने वाला है उसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल जो है ना वो आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है कि अमित सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 टू सुमित ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2017। देखो यही एग्जाम्पल हम बाकी के पिछले क्लासेस में भी करते आ रहे हैं और उसी एग्जाम्पल को हमने इस क्लास में भी लिया है, बस कि हमारा केस चेंज है, ठीक है। अमित ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन सुमित फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। 3 months के लिए बिल ड्रॉ हुआ है, अमित ने ड्रॉ किया है सुमित के लिए कितने अमाउंट का, 20,000 रुपीज का, एंड फॉर 3 months, ओके। देन सुमित एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अमित। सुमित बिल को एक्सेप्ट भी करता है एंड सुमित मेड हिज एक्सेप्टेंस ऑन मेच्योरिटी डेट के दिन वो इसका पेमेंट भी कर देता है। देन उसमें लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन अमित रिटेन द बिल ऑन 31st March 2017। Amit sent the bill for collection to its bank. On 5 April 2017, bank advice was received. ठीक है, देखो क्या हुआ इसमें। हुआ ये है कि इसमें जर्नल एंट्री आपको करना है और इसमें आपका गिवन है कि बिल जो है वो अमित ने अपने पास रखा है, बट 31 जनवरी को उसने बैंक में भेज दिया इस बिल को कलेक्शन के लिए एंड 5 अप्रैल को इसे मेच्योरिटी डेट का जो अमाउंट रिसीव होना है वो भी आ गया, मतलब बैंक ने इसे इन्फॉर्म कर दिया कि आपका अमाउंट रिसीव हो गया है, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री तो हम दोनों के बुक में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। तो देखो इसमें ड्रॉवर कौन है, अमित, एंड ड्रॉई कौन है, सुमित। तो दोनों के बुक में हमें जर्नल एंट्री करने होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऐसे कर लेते हैं हम। एंड आपको पता है कि जितना भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, जितना भी हमारा जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, वो ड्रॉई के बुक में तो हमारा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सारे केसेस में हमारे ड्रॉई के बुक में जो 3 एंट्री हम करते हैं वही 3 एंट्री इसमें भी रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। इसका तो कुछ चेंज ही नहीं होने वाला सुमित का, ओके। देन हमारा जो भी चेंजिंग होने वाला है वो किसमें होने वाला है, ड्रॉवर के बुक में, और वो भी थोड़ा चेंजिंग होगा हमारा, ठीक है। एंड देखो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, तो सबसे पहले गुड्स को परचेज किया और सेल किया। सेल किसने किया, ड्रॉवर ने, मतलब अमित ने गुड्स को सेल किया, किसे, सुमित को। तो इसका जर्नल एंट्री तो आपको पता ही है, क्रेडिट में हम सेल करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, तो अमित के लिए डेटर डेबिट होगा, तो डेटर कौन है, सुमित, क्योंकि इसने क्रेडिट में सेल किया है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सुमित डेबिट टू सेल्स, ओके। सुमित अकाउंट, मतलब अकाउंट लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना, टू सेल्स अकाउंट, एंड कितने का, तो 20,000 रुपीज का। देखो ये एंट्री तो होने ही वाला है दोनों के बुक में, हमें पता ही है। और ये जो डेट है यहाँ पे हमारा कितना गिवन है, तो जितना 1 जनवरी 2017 यही डेट है, इसी डेट को परचेज हुआ है एंड सेल हुआ है, मतलब परचेज और सेल, इसके लिए सेल, इसके लिए परचेज। इसने परचेज किया है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में परचेज करने का क्या होता है, सबसे पहले तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एंड किन से परचेज कर रहे हैं, तो अमित से परचेज कर रहे हैं, ये हमारे क्रेडिट में हो जाएंगे, ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किनसे परचेज किया आपने, अमित से, टू अमित, 20,000 एंड 20,000, ओके। देखो ये एंट्री तो होना ही है, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। देन अगर सेकंड नंबर में हम देखें तो इसमें बिल जो है वो रिसीव होने का एंट्री होता है, तो ठीक है, बिल रिसीव होने का भी एंट्री आपका होगा, जैसे कि बाकी केसेस में हमारे होते थे सेम, ओके। तो ये हमारा बिल कब रिसीव हुआ, डेट नहीं गिवन है तो यही डेट हम लेते हैं। और बिल रिसीव होने का क्या होता है, तो देखो ड्रॉवर के लिए ये जो सुमित है वो अब क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल जो है वो ड्रॉवर यानी अमित जो है वो लिखने के बाद सुमित को भेजता है, सुमित इसमें सिग्नेचर करने के बाद इस बिल को एक्सेप्ट करते हैं एंड वापस से फिर अमित को भेज देते हैं। तो यहाँ पे अमित के लिए ये बिल जो है अब बिल रिसीवेबल बन गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो आपके डेबिट हो जाएंगे टू, किन से रिसीव हो रहा है हमें, सुमित से ना। अब सुमित यहाँ पे डेबिट किए हो, अब ये आपका बिल रिसीवेबल बन गया है, तो ये सुमित तो अब आपका खत्म हो गया ना, अब ये डेटर तो ये खत्म हो गया डेटर। अब अगर आपका कम हो गया तो आपको उन्हें क्रेडिट करने होंगे, तो यस आप उन्हें फिर क्रेडिट करोगे टू सुमित, कितने का, तो ये भी हमारा 20,000 रुपीज का है एंड ये भी 20,000 रुपीज का है, ओके। होप कि आपको समझ में आ रहा है। देन यही बिल रिसीवेबल जो अमित के लिए बिल रिसीवेबल है वो सुमित के लिए क्या है, पेबल है, सुमित इसे पे करने वाले हैं। एंड बिल पेबल क्या होता है, लायबिलिटीज है, एंड सुमित के लिए अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो उन्हें हमें किधर रिकॉर्ड करना चाहिए, तो देखो जब भी कुछ हो, आपको पता है ना कॉन्सेप्ट,
जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट में दिखाते हैं। ये हमारा होता है मॉडर्न अप्रोच से। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हम करें तो यहाँ पे अमित जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बिल पेबल जो रिसीव हो रहा है वो कौन रिसीव करेगा? अमित रिसीव करेगा ना, क्योंकि सुमित तो सिग्नेचर करने के बाद अमित को ही भेजने वाला है, तो रिसीवर तो यहाँ पे अमित ही है, तो अमित तो यहाँ पे आपका डेबिट होने ही वाला है। अमित डेबिट टू बिल्स पेबल। ओके, बीपी मैं लिख रही हूँ बिल्स पेबल अकाउंट कितने का? तो 20,000 रुपीज का। ओके, आई बात समझ में? देखो इतना जर्नल एंट्री तो आपको सारे केसेस में ये जर्नल एंट्री तो हमारे सेम होने वाले हैं। जो भी केस हमने जाना, जब मेच्योरिटी डेट तक अपने पास रख लेता है बिल को ड्रॉअर, या फिर जब वो डिस्काउंटिंग करवाता है, जब वो इंडोर्समेंट करता है, ठीक है, इंडोर्समेंट का केस में, और फिर ये वाले केस में भी ये दोनों एंट्री तो हमारा बिल्कुल सेम होने वाला है सारे केसेस में। बट अब जो चेंजिंग होगा अब होने वाला है। देखो चेंजिंग क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बिल को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे देखो कहाँ लिखा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन अमित रिटेन द बिल। अमित अपने पास बिल रखा तो है, मतलब मेच्योरिटी डेट को रिसीव यही करने वाला है अमाउंट को, मतलब उसके अकाउंट में आ जाएगा। एंड ऑन 31 मार्च 2017 अमित सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू इट्स बैंक। मतलब 2017 31 मार्च 2017 को अमित जो है इस बिल को बैंक के पास भेज देता है कलेक्शन के लिए। तो ये जो बिल उसके पास आया है, तो उसके पास बिल मतलब बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट्स है ना, और एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो उसने इसे डेबिट किया। अब ये इसी बिल को भेज रहा है बैंक के पास, तो बैंक के पास ये बिल रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि ये ड्रॉवर के पास से तो जा रहा है ना, ड्रॉवर के पास से तो एसेट्स कम हो रहे हैं, और जब एसेट्स कम होते हैं तो उन्हें हम क्रेडिट में शो करते हैं। तो बिल रिसीवेबल जो यहाँ पे हमारा डेबिट हुआ है, अब ये हमारे पास से जा रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये अब हमारा कम हो रहा है। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? टू क्रेडिट में हमारा बिल रिसीवेबल अकाउंट होने वाला है। एंड डेबिट में तो देखो इसके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है, ठीक है, इसी एंट्री को आपको समझना है बहुत अच्छे से। और ये अकाउंट क्या होता है, कौन सा अकाउंट है ये जो हमें ओपन करना है? तो देखो क्वेश्चन में ही गिवन है ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल जो है वो सेंड किया गया कलेक्शन के लिए, किसके पास? बैंक के पास। तो बस यही अकाउंट आपका ओपन होने वाला है। आप यहाँ पे जो अकाउंट ओपन करोगे वो क्या होगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो आपके डेबिट हो जाएंगे। ओके, आई बात समझ में? एंड कितने का बिल है? 20,000 रुपीज का। तो 20,000 आप डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे अपना लिख लेना। ओके, देखो यही एक अकाउंट जो है वो आपका इसमें एक न्यू ओपन होने वाला है, बाकी एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अब देखो ये जो बिल को बैंक में भेजा है वो किसने भेजा है? ड्रॉवर ने भेजा है। तो इससे ड्रॉई को कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो ड्रॉई इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करती। ड्रॉई का बुक में बस 3 ही एंट्री होता है, वो तीनों एंट्री हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला तो परचेस करने का, दूसरा एक्सेप्ट करने के बाद भेजने का, और तीसरा एंट्री होता है मेच्योरिटी डेट का। ओके, तो ये भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो इसमें भी आपका कोई एंट्री नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देन आप इसे क्लोज कर दो। अब बात आती है मेच्योरिटी डेट के दिन का। तो देखो मेच्योरिटी डेट पे हमें क्या इसकी बुक में जर्नल एंट्री होता है या इसके बुक में होता है? तो ड्रॉई के बुक में तो होता है, हमें पता है। ड्रॉअर के बुक में भी होता है क्या? तो यस, ड्रॉअर के बुक में भी हम एंट्री करते हैं मेच्योरिटी डेट के दिन। देखो क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है कि 5 अप्रैल को जो है वो बैंक से इंफॉर्मेशन आता है अमित के पास कि आपका अमाउंट में, आपके अकाउंट में जो है वो अमाउंट रिसीव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अप्रैल का डेट डालना आप, ठीक है। यहाँ पे हमें और डेट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है डेट, तो वही लिख देंगे। एंड देखो इसमें क्या हुआ आपका, सुमित आपने डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया, खत्म हो गया। बिल्स रिसीवेबल डेबिट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्रेडिट हो गया, खत्म। अब देखो क्या करना है, इसमें आपका अमाउंट रिसीव हुआ है बैंक में, तो आपका जाहिर सी बात है आपके पास से अमाउंट जो है बढ़ गया, तो आप इसे डेबिट करोगे। और ऐसे भी बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव किसने किया है? बैंक ने ना, तो बैंक को तो आप डेबिट करोगे ही। टू में क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे क्या? नहीं। अब आपको बिल्स रिसीवेबल नहीं लिखना है, बिल्स आपने यहाँ डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया, खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, तो देखो आपने एक जो न्यू अकाउंट ओपन किया है, बिल सेंड फॉर बैंक, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, आपने इसे डेबिट किया। अब आपका काम है कि इसे आप क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि इससे अब आपको अमाउंट रिसीव हो चुका है। ओके, आई बात समझ में? सो आप इसे क्रेडिट में लिख दोगे, बिल्स सेंड फॉर बैंक,
बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट कितने का, तो 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। ओके, आई बात समझ में। इस तरीके से आप जर्नल एंट्री करोगे मेच्योरिटी डेट के दिन। देन आपका आता है इसमें, तो ये अपना मेच्योरिटी डेट इसमें देख लो कैलकुलेट करके, इसका जब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करोगे तो मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करके लिखना होगा आपको। तो हम जानते हैं कि हमारा 4 अप्रैल आने वाला है। ओके, तो 4 अप्रैल को ये अपना पेमेंट करती है, सुमित पेमेंट करता है। एंड पेमेंट क्या करता है इसमें, तो सिंपल है, जो हमेशा हम करते आ रहे हैं, बिल्स पेबल इसको देना था और इसने दे दिया। अब रिसीव किसने किया इससे मतलब नहीं है, आप इसने अपने बैंक में से उस बिल को पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये आप क्या करेगा, तो बिल इसका जो लायबिलिटीज जो इस पे इंक्रीज हुआ था वो अब डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब लायबिलिटीज कम होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होने वाला है एंड टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि इसके बैंक से अमाउंट कम हुआ है, इसलिए बैंक की आपका क्रेडिट होगा। ओके, एंड ये भी 20,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो इतना जर्नल एंट्रीज जो है वो हमें करना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब हमारे सारे केसेस जो है वो क्लियर हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने सारे केसेस को समझा, जब ड्रॉअर जो है वो बिल को अपने पास रखता है, जब ड्रॉअर बिल को बैंक भेज देता है डिस्काउंटिंग करने के लिए, या फिर जब ड्रॉअर इंडोर्समेंट कर देता है। एंड जो फोर्थ है लास्ट केस था हमारा वो यही है कि जब वो बैंक में भेज देता है बिल को कलेक्शन के लिए। ओके, आई बात समझ में। आई होप कि आपको ये सारे क्लासेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए। अब आपका काम है कि आप अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एंड नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम कुछ डिसऑनर ऑफ बिल को समझेंगे। एंड फिर हमारा जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।